एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक प्रकार होंगे। पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 5 पूर्ति की अवधारणा से संबंधित कुछ कंसेप्ट्स को अध्ययन किया था, जैसे पूर्ति क्या है, उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, पूर्ति का नियम क्या है और पूर्ति के नियम को किस प्रकार स्पष्ट करेंगे। अब इस चैप्टर के शेष दो बिंदु पूर्ति के नियम के अपवाद और पूर्ति में परिवर्तन की स्थितियों का इस वीडियो में आज अध्ययन करेंगे। आप प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट रूप से समझने के लिए वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको विषय वस्तु का प्रत्येक बिंदु स्पष्ट रूप से आपकी समझ में आ सके। आइए बात करते हैं पूर्ति के नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। अपवाद से तात्पर्य क्या होता है? अपवाद का मतलब होता है ऐसी स्थितियां जिनमें पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। जब पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में जब आप पूर्ति वक्र का निर्माण करेंगे तो पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने की बजाय ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ प्राप्त होगा। तो वे कौन सी स्थितियां हो सकती हैं, उन्हीं को हम इस नियम के अपवाद की स्थितियां बताएंगे। जैसे पहली स्थिति हो सकती है भविष्य में वस्तुओं की कीमत में कमी या वृद्धि की संभावना। यदि विक्रेताओं को ऐसी आशंका या संभावना उपस्थित हो जाए कि भविष्य में वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, तो वर्तमान में वह कम कीमत पर भी वस्तु की पूर्ति को नहीं बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से यदि विक्रेताओं को यह आशंका हो जाए कि भविष्य में वस्तुओं की कीमतों में कमी हो सकती है, तो वर्तमान में कीमत ऊंची होने पर भी वो वस्तुओं की ज्यादा मात्रा नहीं बेचेंगे। ऐसी स्थिति में पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। दूसरी स्थिति होती है कलात्मक वस्तुओं के संबंध में। कलात्मक वस्तुएं किसी विख्यात चित्रकार की चित्राकृति हो सकती है या कोई कलाकृति हो सकती है। इनकी पूर्ति सामान्यतः स्थिर होती है। इनकी कीमतों में वृद्धि हो जाए तब भी इनकी मात्रा को बढ़ाना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में इन वस्तुओं के संबंध में भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। तीसरी होती है नीलामी की वस्तुएं। सामान्यतः नीलामी की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी एक निश्चित मात्रा नीलामी के लिए प्रस्तुत की जाती है। अब उनकी कीमत में यदि वृद्धि हो जाए तब भी हम उनकी मात्रा को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उनकी बेची जाने वाली या नीलाम की जाने वाली मात्रा पहले से स्थिर होती है। इसी प्रकार चौथी स्थिति हो सकती है अर्धविकसित या पिछड़े देशों में श्रम की पूर्ति के संबंध में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद है। ये सामान्यतः पिछड़े हुए देशों में ऐसी स्थिति को बताता है जब श्रम की कीमतों या उसकी मजदूरी में जैसे जैसे हम वृद्धि करते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी पूर्ति में वृद्धि की बजाय उसकी कमी होती जाती है। इसका कारण यह होता है कि एक अवधि के बाद या एक बिंदु के बाद जैसे ही श्रम की कीमत बढ़ाई जाती है या उसकी मजदूरी बढ़ाई जाती है, तो वह काम करने के स्थान पर आराम करना पसंद करता है। अर्थात यदि ऐसी स्थिति में हम श्रम के पूर्ति वक्र का अध्ययन करें तो वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर मुड़ने लग जाता है। इसको हम आगे के चैप्टरों में देखेंगे कि किस प्रकार से श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ जाता है। आइए अब बात करते हैं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तथा पूर्ति में परिवर्तन, चेंज इन सप्लाई। सबसे पहले बात करेंगे पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन वास्तव में अल्पकाल से संबंध रखता है, अर्थात यह एक अल्पकालीन परिवर्तन की स्थिति है और इसका संबंध केवल वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि से होता है। इस स्थिति में अन्य बातें स्थिर मानी जाती हैं, उनका वस्तु की पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिवर्तन केवल वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि से ही होता है। पहली स्थिति तब होती है जब वस्तु की कीमत में पहले से कमी हो जाती है। ऐसी इस बिंदु से या इस स्थिति में जो पूर्ति की मात्रा में कमी होगी उसे हम पूर्ति का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई की स्थिति कहेंगे। इसी प्रकार से जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो कीमत में वृद्धि से पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है,
इसे हम पूर्ति का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कहेंगे। ये दोनों ही स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें उत्पादक या विक्रेता या फर्म मूल पूर्ति वक्र पर ही ऊपर या नीचे खिसकता है। इसे हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि रेखा चित्र नीचे आपको दर्शाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं पहले की समान ही दो अक्ष OX और OY हैं। OX अक्ष पर वस्तु की पूर्ति को दर्शाया गया है और OY अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। SS हमारा पूर्ति वक्र है। प्रारंभ में विक्रेता की स्थिति SS वक्र के E बिंदु पर है। इस E बिंदु के अनुसार विक्रेता OP वस्तु की कीमत होने पर OQ मात्रा में वस्तु की पूर्ति करता है। अब कीमत पहले से बढ़कर के OP1 हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु की पूर्ति OQ से बढ़कर के OQ1 हो जाती है। अर्थात यहाँ पर अन्य तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है, जिसे हमने तीर के चिन्ह के द्वारा भी इसमें दर्शा रखा है, और उससे वस्तु की पूर्ति पहले से अधिक हो जाती है। इसको हम पूर्ति का विस्तार की स्थिति कहते हैं। इसी प्रकार से जब वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, अर्थात वस्तु की कीमत OP से घट करके OP2 हो जाती है, तो विक्रेता की स्थिति इस पूर्ति वक्र के E2 बिंदु पर आ जाती है और उसके अनुसार वस्तु की पूर्ति OQ से घट करके OQ2 हो जाती है। इस प्रकार कीमत के घटने से वस्तु की पूर्ति में OQ से घटकर OQ2 रह जाना पूर्ति का संकुचन कहलाता है। अर्थात बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम समझें कि केवल वस्तु की कीमत में ही परिवर्तन हो और उससे वस्तु की पूर्ति प्रभावित हो, तो उसे हम पूर्ति का विस्तार और पूर्ति के संकुचन की स्थितियां कहते हैं। अब दूसरी बात करते हैं पूर्ति में परिवर्तन, चेंज इन सप्लाई। इसका संबंध दीर्घ काल से होता है। दीर्घ काल में वस्तु की कीमत को स्थिर माना जाएगा और अन्य कारकों में परिवर्तन होगा। ये अन्य कारक कौन से हो सकते हैं? जैसे उत्पादन की तकनीकी, सरकार की कर नीति या टैक्स पॉलिसी में कोई परिवर्तन, या संबंधित वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन। इन परिवर्तनों के कारण जब वस्तु की पूर्ति पहले की तुलना में परिवर्तित हो जाती है, पूर्ति कम भी हो सकती है, पूर्ति ज्यादा भी हो सकती है, तो उसे हम पूर्ति में परिवर्तन की स्थितियां कहते हैं। इसकी दो स्थितियां संभव हो सकती हैं। पहली स्थिति तब होती है जब वस्तु की कीमत पूर्णतया स्थिर है, लेकिन अन्य कारकों में परिवर्तन होने से पूर्ति पहले से कम हो जाती है, तो इसे पूर्ति में कमी की स्थिति या डिक्रीज इन सप्लाई की स्थिति कहते हैं। इसी प्रकार से जब कीमत स्थिर रहती है लेकिन पूर्ति अन्य कारकों में परिवर्तन होने से पहले से अधिक हो जाती है, तो इसे हम पूर्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन सप्लाई की स्थिति कहते हैं। ये दोनों ही स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें उत्पादक या विक्रेता या फर्म मूल पूर्ति वक्र के बाएं या दाएं ओर नए पूर्ति वक्र पर खिसक जाती है। अर्थात मूल पूर्ति वक्र स्थिति के अनुसार अपने बाएं या दाएं ओर खिसक जाता है। इन दोनों स्थितियों को हम एक रेखा चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं प्रारंभ में फर्म के लिए या विक्रेता के लिए जो पूर्ति वक्र है वो है SS, और इस पूर्ति वक्र के E बिंदु के अनुसार विक्रेता द्वारा वस्तु की कीमत OP प्रति इकाई होने पर उसकी पूर्ति OQ मात्रा में की जाती है। अर्थात OP कीमत पर OQ मात्रा बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है। अब अन्य कारकों में परिवर्तन हुआ, लेकिन वस्तु की कीमत पहले जैसे ही स्थिर रहती है, अर्थात वह OP पर ही रहती है, लेकिन वस्तु की पूर्ति पहले की तुलना में कम हो जाती है। इस स्थिति को दर्शाने के लिए जो मूल पूर्ति वक्र था वो अपने बाईं ओर खिसक कर S1 की स्थिति में आ जाता है, और जो विक्रेता के लिए नया बिंदु प्राप्त होता है वो E1 प्राप्त होता है। इस E1 बिंदु के अनुसार यदि हम देखें तो वस्तु की कीमत OP रहते हुए ही उसकी पूर्ति
OQ से घट करके OQ1 हो जाती है। ठीक इसी प्रकार की दूसरी स्थिति हम देख रहे हैं, जिसे हमने S2 पूर्ति वक्र के द्वारा दर्शाया है। ये बताता है कि कीमत पहले की तरह OP पर ही स्थिर है, लेकिन अन्य कारकों में परिवर्तन हुआ और वस्तु की पूर्ति पहले की तुलना में बढ़ जाती है, अर्थात वस्तु की पूर्ति OQ से बढ़कर के OQ2 हो जाती है और जो विक्रेता की स्थिति है वह इस पूर्ति वक्र के E2 बिंदु पर आ जाती है। इस प्रकार वस्तु की पूर्ति का OQ से बढ़कर के OQ2 हो जाना पूर्ति में वृद्धि की स्थिति को बताता है। इस प्रकार यहाँ यह स्पष्ट है कि जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन अन्य कारकों में परिवर्तन हुआ है, उससे मूल पूर्ति वक्र अपने बाईं ओर S1 S2 या दाईं ओर S2 S2 की स्थिति में आ जाता है। ये दोनों परिवर्तन ही दीर्घकालीन परिवर्तन को बताते हैं। अब पूरा चैप्टर के बाद हम इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार कर सकते हैं, जिनके उत्तर आप आसानी से इस चैप्टर में पूछ सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, पूर्ति से क्या आशय है, अर्थात पूर्ति किसे कहते हैं, इसे आपको समझाना है। दूसरा प्रश्न है, पूर्ति के नियम की रेखा चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। यहाँ आप पूर्ति के नियम का कथन देंगे। पूर्ति के नियम को व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और व्यक्तिगत पूर्ति वक्र के द्वारा इस नियम की व्याख्या करेंगे। तीसरे प्रश्न में पूर्ति के नियम के कोई दो अपवाद एक्सेप्शंस लिखने हैं। 4 एक्सेप्शंस हमने चैप्टर में देखे हैं, उनमें से कोई से भी 2 अपवाद इसमें आप स्पष्ट कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, बाजार पूर्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यहाँ जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया था कि व्यक्तिगत पूर्ति अवधारणा के आधार पर हम बाजार पूर्ति की अवधारणा को ज्ञात कर सकते हैं, जहां पर हम अलग अलग विक्रेताओं द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली पूर्तियों का योग करके हम बाजार पूर्ति को ज्ञात कर सकते हैं और फिर उसके आधार पर हम बाजार पूर्ति वक्र का निर्माण कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन जो कि अल्पकाल परिवर्तन को बताता है और पूर्ति में परिवर्तन जो कि दीर्घकाल में परिवर्तन को बताता है, उनकी व्याख्या करनी है। इनको आप रेखा चित्रों के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसको आप समझाएंगे। अब आपके मन में यदि कोई प्रश्न और बकाया है या कोई बिंदु आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। अब तक हम 20 नंबर का कोर्स पूरा कर चुके हैं, जिसमें 5 चैप्टर समाहित थे। आपने फर्स्ट वीडियो जो था उसमें हमने सिलेबस डाला था, उसको आप एक बार देखें और उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि यहाँ तक 20 नंबर का कोर्स आपका पूरा हो चुका है। अब यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।